नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय जो है आपका संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रीएम्बल। क्या है? संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल, है ना। हम इस विषय को पूरी तरह से समझेंगे और प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और उनके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो द डिग्निटी चैनल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना, है ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब सबसे पहला जो शब्द है जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि आखिर प्रस्तावना या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है प्रीएम्बल, क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल या प्रस्तावना जो है ये आखिर शब्द बना किससे, है ना। तो आपको ये समझना है दोस्तों कि ये आपके एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन शब्द से बना है जो होता है प्रेयम्बुलुस। प्रेयम्बुलुस ये लैटिन शब्द है ना। प्रेयम्बुलुस ये आपका लैटिन शब्द है और इस लैटिन शब्द का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। जब किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जब किसी भी चीज को बताया जाता है तो उसके इंट्रो में जो चीजें बताई जाती हैं उसमें शब्द किया जाता है उपयोग प्रियम्बुलुस, और ये प्रियम्बुलुस आगे जाकर बना प्रीएम्बल, है ना, जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल लिखते हैं और हिंदी में प्रस्तावना लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना शब्द का अर्थ प्रीएम्बुलुस लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देना या किसी भी चीज के बारे में प्रारंभ में बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार हम अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या हिंदी में उद्देशिका भी कहा जाता है, संविधान की उद्देशिका। अब ये है क्या उसे समझना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इससे जुड़े हुए जो कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला, ये शब्द बना है प्रेयम्बुलुस। ठीक है, और ये शब्द कैसा है? लैटिन। सबसे पहली चीज, है ना, लैटिन वर्ड है प्रेयम्बुलुस, उससे ये शब्द बना है उद्देशिका। दूसरा, ये उद्देशिका जो है ये वास्तविक रूप में किसका रूप है? तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे कहा जाता था उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रस्तावना उसी का रूप है। तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था उसी का रूप है प्रस्तावना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने स्वीकार किया था आपका जो है, संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947। ये डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
ठीक है। प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसे स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो यहां तक क्लियर रखिएगा। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहला, ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अमेरिका का आपका जो संविधान है वो भी ऐसे ही प्रारंभ होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर दिस दैट, है ना। तो उसी तरह से भारतीय संविधान भी कहता है कि हम भारत के लोग इस संविधान सभा में ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, है ना। तो प्रारंभ में जो हम भारत के लोग हैं, ये शब्द हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं इसे दूसरे कलर से मार्क करना चाहूं ताकि आपको क्लियर रहे, है ना, ये जो समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर ये जो अखंडता शब्द है, 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान में रखे गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से। कब रखे गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। इसके बाद ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, ये जो विचार है, ये लिया गया है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट रूस, या कहा जाए तो विश्व का आपका, या आपका जो यूनाइटेड संघ है सोवियत रूस का, जो 1922 में समाजवादी विचारधारा के आधार पर बना था, उस संघ का जो संविधान था उसे कहा जाता है यूएसएसआर का संविधान। तो उस यूएसएसआर के संविधान से हमने 3 शब्द उठाकर प्रस्तावना में रखे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और परिवर्तन है जो आपको देखना है। वो ये है कि आपका इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, और बंधुत्वता, 3 शब्द, है ना। कौन कौन से? 3 शब्द, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है। ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द जो है हमने कहां से लिए हैं? ये हमने लिए हैं फ्रांस के संविधान से। कहां से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। इसमें जो तिथि है 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहीं पर समझनी है। वो ये है, सबसे पहला प्रियम्बलुस, लैटिन शब्द से प्रियम्बल बना है या प्रस्तावना बना है। प्रस्तावना प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। हम भारत के लोग जो पहला शब्द है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका जो है अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो हमने लिया है यूएसएसआर से या रूस से कह सकते हैं आप। इसके बाद समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द जो है वो फ्रांस से लिए हैं या फ्रांस के संविधान से लिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो आपका था एकदम बेसिक सा पॉइंट जो प्रस्तावना से जुड़ता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना से संबंधित और चीजों को जो प्रश्न में आती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला, प्रस्तावना का उपयोग क्या है, ठीक है। प्रस्तावना का उपयोग क्या है, आखिर ये किस उपयोग आती, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका जो है ये पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या बताता है, ये शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक। दूसरा पॉइंट बताता है भारत की प्रकृति कैसी है। तीसरा पॉइंट बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा,
दिनांक जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो। ये सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ये दूसरा प्रश्न है जिसे हमें देखना है ना। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन धैर्यता के साथ इस पूरे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? नेक्स्ट, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? ठीक है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? नेक्स्ट, क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू हो सकती है? ठीक है, और अंतिम, प्रस्तावना के बारे में अन्य लोगों ने क्या कहा? ठीक है, प्रस्तावना के बारे में अन्य लोगों ने क्या कहा। ये टोटल आपके प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें आज इस वीडियो में ढूंढना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लें तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। प्रस्तावना का उपयोग क्या है? उपयोग के अंतर्गत शक्ति का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, दिनांक क्या है। देख, उसके बाद हम पहुंचेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, फिर क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, फिर क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू हो सकती है, फिर क्या प्रस्तावना के बारे में अन्य लोगों ने क्या कहा। ठीक है, तो ये टोटल हमें ये सारी चीजें या इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। तो अब हम सबसे पहला जो प्रश्न है उसका जवाब ढूंढते हैं कि आखिर प्रस्तावना का उपयोग क्या है। ठीक है, प्रस्तावना का उपयोग, और उपयोग में जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है कि शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना में अगर देखा जाए तो शक्ति का स्रोत जो है वो कहां से प्रारंभ है? हम भारत के लोग से। ठीक है, सबसे पहला जो शब्द है, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है आपका, ये पहला ही शब्द आपका क्या कहता है? हम भारत के लोग। ठीक, और अगर आप अंतिम देखना चाहेंगे तो अंतिम भी आप अगर इसे देखेंगे तो अंतिम में क्या लिखा हुआ है कि इस प्रस्तावना या इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में शासन व्यवस्था को शक्ति संविधान देता है। ठीक है, लेकिन जब संविधान की बात आती है तो संविधान को शक्ति प्राप्त होती है हम भारत के लोग से, भारत की जनता से, क्योंकि भारत की जनता ने ही इस संविधान को बनाया है, स्वयं को अधिनियमित किया है, अंगीकृत मतलब स्वीकार किया है, अधिनियमित मतलब लागू किया है, और आत्म अर्पित स्वयं का ही या स्वयं को ही अर्पित किया है। ठीक है, तो आत्म अर्पित किया गया है किसको? स्वयं को, जनता द्वारा। बनाया किसके द्वारा गया है? स्वयं जनता द्वारा। और इसीलिए अगर देखा जाए तो शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो केंद्र है, वो संविधान के अनुसार किसे माना गया है? भारत की जनता को। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिएगा कि भारत की जो जनता है वो शक्ति की क्या है? स्रोत है, ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। भारत की प्रकृति कैसी है? ठीक है, भारत की प्रकृति कैसी है, मतलब प्रस्तावना में भारत को कैसा देश बताया गया है। तो अगर प्रकृति देखना चाहेंगे आप तो आप यहां से समझेंगे, भाई ये लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, कौन कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए अब इन शब्दों को देख लेते हैं। प्रकृति में सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
ठीक है। दूसरा शब्द जो है वो है आपका समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। ये 5 शब्द दिए गए हैं संविधान में भारत की प्रकृति बताते हुए। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है दोस्तों? आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, ठीक है। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार अपने देश के आंतरिक मामले में और देश के बाहरी मामले में संपूर्ण संपन्न है, स्वतंत्र है। उसे किसी से भी कोई सिफारिश लेने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जब जम्मू कश्मीर राज्य का 2019 में परिवर्तन किया गया, राज्य से उसे केंद्र शासित बनाया गया, तो जब केंद्र शासित बनाया गया तो जो हमारे सबसे अच्छे देश हैं पाकिस्तान, उसे बड़ी दिक्कत हुई कि भाई ये कैसे संभव है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, और वो दौड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचा, यूनाइटेड नेशन पहुंचा, और वहां पर जो है भारत को और वहां की अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया है वो उसे घेरने लगी कि भाई ये तो आपने गलत किया है, ऐसा है वैसा है ना। तो भारत के जो इस समय के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने सिंपली बात कही कि भारत एक क्या है, टोटली सोवेरियन स्टेट है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। उसे अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले के लिए किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम जम्मू कश्मीर के 2 नहीं 200 टुकड़े करें, उसके बाद भी फैसला हमारा होगा, हम किसी से पूछने नहीं आएंगे। आई बात समझ में? दूसरा, ये तो आंतरिक का उदाहरण हो गया कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन करना है। बाह्य का अगर उदाहरण देखा जाए, बाहरी उदाहरण अगर देखा जाए, तो बाहरी उदाहरण भाई अगर हमें पाकिस्तान से युद्ध करना है, चीन से युद्ध करना है, श्रीलंका से व्यापार का कोई समझौता करना है, तो क्या हम किसी से अनुमति लेने जाएंगे कि सर प्लीज हमको अनुमति दे दीजिए, हमको श्रीलंका से व्यापार करना है? ऐसा संभव है क्या? नहीं, है ना। हम किसी से अनुमति लेने नहीं जाएंगे। तो दोनों ही मामले में हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। हाँ, कई बार हो सकता है बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है कि सर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से भी तो हम जुड़े हैं, फिर उनके नियम हम पर लागू होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान कोई ऐसा नियम बनाए जो हमारी संप्रभुता पर चोट पहुंचाए। अगर वो ऐसा कानून बनाएगा तो हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात क्लियर रखना, ठीक है। दूसरा, समाजवादी। अब ये जो विचार है दोस्तों, ये समाजवाद का जो विचार है, ठीक है, ये आपका अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जो थे, है ना, कार्ल मार्क्स जो है उनसे जुड़ा हुआ विचार है। और इसमें कहा जाता है कि भाई समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग और एक तो जो है मजदूर वर्ग, मतलब जो सबसे ज्यादा काम करता है जिसको कोई फायदा नहीं है, और एक जो है जो बिना काम के पैसा कमाता है ना। तो कार्ल मार्क्स का विचार तो इस पे निर्भर था कि दोनों की खाइयों को खत्म किया जाए, और वो खत्म कौन करेगा? सरकार, है ना। तो वही समाजवाद आपका कहां लागू हुआ? रूस और उससे संबंधित आसपास के देशों में। और कहा गया कि सारा कुछ काम जो है, सारा काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा, ठीक है। समाजवाद मतलब निर्णय किसी व्यक्ति के लाभ के लिए या हानि के लिए नहीं लिए जाएंगे, बल्कि निर्णय लिए जाएंगे समाज के अनुसार। अगर समाज के अनुसार वो अच्छा है तो निर्णय ले लिया जाएगा, अगर समाज के अनुसार वो खराब है तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो हर चीज में व्यक्ति को न देखकर, व्यक्तिगत पूंजी को, व्यक्तिगत लाभ को न देखकर, जब समाज का लाभ, समाज का फायदा देखा जाता है तो वो आपका समाजवाद है। और सारा काम किसको करना है? सरकार को। अब सरकार जो काम करती है उसमें सरकार स्वयं से क्या बनाती है? योजनाएं। क्या बनाती है? प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है, और उसके अनुसार एक टारगेट फिक्स करती है कि 5 साल में, 7 साल में हमको इतना देश का विकास करना है, इतने % ग्रोथ लानी है, और फिर जो है अपने काम को करती है। क्योंकि अब करना सब उसी को है तो करने में आसानी होती है, ग्रोथ डिफाइन करने में आसानी होती है। तो 5-7 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट देखते हैं कि भाई 5% हमने ग्रोथ या विकास दर निश्चित की थी, क्या हमने प्राप्त की है या नहीं की है ना। तो फिर उस हिसाब से अगर कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो कहां कमी रह गई उसको अगली योजना में निर्धारित करेंगे। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो हम भी समाजवादी थे, ठीक है। हमारा जो समाजवाद था दोस्तों वो कार्ल मार्क्स की तरफ तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ
गांधी जी के विचारों से भी जुड़ा था। हमने समाजवाद अपनाया क्योंकि हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो आंतरिक रूप से समाजवादी थे, उनका अंदर से जो है पूरी तरह से लगाव समाजवाद के लिए था। लेकिन कोई ये कहे कि हमारा समाजवाद सिर्फ कार्ल मार्क्स पर निर्भर है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा समाजवाद गांधी जी के विचार, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते थे, ठीक है, और कार्ल मार्क्स के विचार, इन दोनों से मिलकर बना था। तो हमने भी वही किया कि योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, योजना आयोग बनाया, है ना, और उसके अनुसार हमने विकास करना चालू किया। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा जो है वो हमने ली कहां से? रूस से। हालांकि अब ये समाजवाद थोड़ा सा कमजोर माना जाता है, कब से? 1991 के बाद से, क्योंकि समाजवाद का काम करते करते भारत सरकार इतने घाटे में चली गई कि 3 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा, जैसे अभी पाकिस्तान के पास है। और इसीलिए सरकार को जो है ये कदम उठाना पड़ा कि अब जिन चीजों से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, सरकार धीरे धीरे वहां से पीछे हटेगी और प्राइवेट वहां पर आएगा। ठीक है, तो ये 1991 के बाद है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम किसी दिन अन्य वीडियो में करेंगे। तो समाजवादी विचार तो मेरे उम्मीद से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा देश कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, कई सारी किताबों में और कई सारे बच्चों के दिमाग में यह डाउट होता है कि सर धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है? ठीक, तो सबसे पहली बात एकदम क्लियर रखिएगा, पंथ निरपेक्ष किसी धर्म के संप्रदाय से जुड़ता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष की अगर बात की जाए तो धर्म एक ऐसा विषय है जो हर पद के साथ जुड़ता है। उदाहरण के लिए आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि आपको जो है इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। ये क्या है? ये आपका धर्म है कि नहीं, है ना। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा धर्म है कि मुझे इस तरह से पढ़ाना है कि आपको चीजें समझ में आए, आपको उसका फायदा मिले, है कि नहीं, ये भी मेरा धर्म है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के साथ साथ आप किसी के बच्चे हैं तो आपका धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना है। अगर आप पुलिस में हैं तो आपका धर्म है जनता की सेवा करना है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका धर्म है कि आपको जनता की सेवा करना है। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। निरपेक्ष मतलब एकदम बराबर, है ना, किसी को ना ऊंचा देखना ना नीचा, यह संभव नहीं है। धर्म निरपेक्ष होना कतई संभव नहीं है। कोई भी देश धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। हां, पंथ निरपेक्ष लिया गया है। अब इस पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, यह विचारधारा हमने ली है कहां से? यूरोप से। कहां से ली है? यूरोप से, है ना। और यूरोप की विचारधारा कहती है कि धर्म के मामले में राज्य नहीं आएगा और राज्य के मामले में धर्म नहीं आएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की विचारधारा जन्मी कहां? यूरोप में। और यूरोप ने कहा राज्य मतलब प्रशासन के मामले में धर्म नहीं आएगा और धर्म के मामले में प्रशासन नहीं आएगा, दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक, हमने कहा कि नहीं भाई, हमारे यहां हम इस विचारधारा को नहीं चला सकते। हमारे यहां धर्म राज्य में भी आता है और राज्य धर्म में भी आता है। ठीक है, दोनों है। धर्म राज्य में कैसे आया? योगी आदित्यनाथ, भाई वो आपके संत समुदाय से जुड़े हुए और भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो धर्म ने राज्य में प्रवेश कर लिया। राज्य धर्म में प्रवेश कब करता है? भाई मान लीजिए आपका जो है भारत सरकार को मेट्रो लाइन बनानी है और ऊपर मंदिर मस्जिद बने हुए हैं तो उन्हें तोड़ना पड़ेगा और सरकार तोड़ेगी। ठीक है, तो राज्य धर्म में प्रवेश करता है, धर्म राज्य में प्रवेश करता है। तो अब प्रश्न यह है कि दिमाग में आता होगा सर पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? उसका मतलब सबसे पहला यह है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं। क्या नहीं है? राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। मतलब जिस प्रकार से आपके लगभग 57 देश घोषित करते हैं कि हम इस्लामिक देश हैं, 100 से ज्यादा देश घोषित करते हैं हम ईसाई देश हैं। भारत की बात की जाए तो भारत कहता है कि हमारा कोई विशेष धर्म नहीं है और इसीलिए जितने भी संवैधानिक पद के अधिकारी हैं जब वो अपने पद पर बैठने जाते हैं तो उससे पहले वो संविधान की शपथ लेते हैं, ना कि किसी धर्म विशेष की, है ना। तो पहली चीज एकदम क्लियर कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं। ठीक, दूसरा, सभी धर्म जो हैं वो राज्य के लिए क्या हैं? एक समान।
सभी धर्म राज्य के लिए क्या है, एक समान। ठीक है। तीसरा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो क्लियर रखिएगा भाई, विचारधारा पैदा हुई यूरोप में। ठीक है, लेकिन यूरोप में नकारात्मक थी कि राज्य धर्म में ना आएगा, धर्म राज्य में ना आएगा। हमने कहा भाई ये संभव नहीं है भारत में। हमने कहा भाई भारत में धर्म राज्य में आता है और राज्य धर्म में आता है, दोनों उदाहरण दिए। ठीक, योगी आदित्यनाथ राज्य में चले गए और आपका जो है मेट्रो की लाइन बनानी है तो राज्य धर्म में आ गया। फिर पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं, पहला। दूसरा, सभी धर्म राज्य के लिए एक समान है। और तीसरा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो सबको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो शब्द है ना, जिसे हमें लेकर आना है वो है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, कौन सा है, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। बहुत सामान्य परिभाषा है, अब्राहम लिंकन वाली, है ना। लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब यहां पर समझना है लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहां जनता शासन के अधिकार का स्वयं उपयोग करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड खुद ही आपका जो है बहस करते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही लागू करते हैं, क्योंकि जनसंख्या कम है। लेकिन जहां जहां जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या में ज्यादा आपका नॉलेज नहीं है, जागरूकता नहीं है, वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है कि जनता अपने में से कुछ किन्हें भेजती है, राजनेताओं को चुनकर। ठीक है, और राजनेता जो है उनकी तरफ से क्या करते हैं, कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर अच्छे से करते हैं तो जनता अगली बार फिर से चुनती है, अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो जनता फिर नहीं चुनती है। बात समझ में आई? तो एकदम क्लियर रखिएगा कि लोकतंत्र जो है हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष ना कि प्रत्यक्ष। ठीक, अब इसके बाद जो अगला शब्द है ना भाई, भारत की प्रकृति का लेकर, वो अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। ठीक है, तो गणराज्य का जो सबसे पहला मतलब है वो ये है कि देश का जो मुखिया है, देश का जो मुखिया है उसे कौन चुनेगा, जनता। हमारे देश का मुखिया चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, चुनता कौन है, जनता। प्रत्यक्ष रूप से चुने, अप्रत्यक्ष रूप से वो मैटर अलग है। ठीक है, दूसरा, एक निश्चित समय के लिए आएगा। ठीक है भाई, 5 साल के लिए राष्ट्रपति जी जो है वो आते हैं अपने पद पर। तीसरा, किसी वंश से संबंधित नहीं। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन का जो मुखिया है वो वंश से आता है ना, और उसका कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है, और वो मुखिया उस देश का, लेकिन हमने अपने नाम के आगे क्या लगाया है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या भारत एक गणराज्य है जिसमें हमारा मुखिया जनता चुनेगी, मुखिया का एक निश्चित समय होगा और किसी वंश से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला पॉइंट था हमने उसे क्लियर किया। और पहला पॉइंट क्या था आपका, पहला पॉइंट देखा जाए तो था कि भाई प्रस्तावना हमें क्या बताती है। तो हमने देखा पहले शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, और दूसरा हमने देखा भारत की प्रकृति क्या है, सेकंड पॉइंट, है ना। आप सब नोट डाउन करते चल रहे होंगे। तो ये देखिए, शक्ति का स्रोत क्या था हमने वो देखा, फिर भारत की प्रकृति क्या थी हमने वो देखी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है संविधान का उद्देश्य। क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, तीसरा पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट है संविधान का उद्देश्य। ठीक, अब उद्देश्य के लिए वापस आप प्रस्तावना में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए उद्देश्य क्या है, समस्त नागरिकों को, मतलब जनता को क्या क्या देना है। ठीक है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, पहला। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो है अधिकार देना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना है।
ठीक है। तो मतलब क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो न्याय देना है, ठीक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। 3 प्रकार का ये न्याय देना है हमें देश की जनता को, पहली चीज। दूसरा, समता देना है। समता मतलब समानता या स्वतंत्रता, पहले देख ले, है ना। दूसरा, स्वतंत्रता देना है। स्वतंत्रता किसकी किसकी देना है भाई? धर्म की देना है, ठीक। उपासना की देना है, ठीक। इसके अलावा किसकी देना है? विचार व अभिव्यक्ति विश्वास की, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की, ठीक। ये सभी हमको क्या देने हैं? स्वतंत्रता देनी है कि वो अपने धर्म के बारे में स्वतंत्र रूप से सोच सके। उपासना मतलब कैसे पूजा पाठ करनी है उसके बारे में कर सके। विचार मतलब कुछ भी विचार सोच सके, ऐसा नहीं कि जो हम बोले वही सोचे। अभिव्यक्त मतलब किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त करे, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से। विश्वास करे कि देश में जो वो कर रहा है या उसके द्वारा हो रहा है या सरकार द्वारा हो रहा है, उससे वो समर्थित भी हो सकता है, विरोध भी कर सकता है, दोनों चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ अब और क्या दिया जाए जनता को, या इस संविधान का उद्देश्य क्या है कि जनता को क्या मिलना है? समानता, ठीक है। समता या समानता मिलनी है किसमें? अवसर में, ठीक है। सभी को क्या मिले? अवसर मिले। और अवसर में भी क्या मिले? समानता मिले। मतलब आपका एक प्रकार से देखा जाए तो भाई लोगों को बराबर का हक मिले, ठीक है। और सरकारी नौकरी है, फॉर्म ओपन किए जाएं, सब भरें, जो टैलेंटेड होगा वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें जो है संविधान का उद्देश्य है। पहले तो न्याय देना। अब कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान में कहां पर 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? तो यहां पर है न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये कहां पर दिया है? प्रस्तावना में। तो ये तो हो गया संविधान का उद्देश्य, ठीक। और चौथा पॉइंट जो है वो है संविधान का दिनांक। चौथा पॉइंट, संविधान का दिनांक। और दिनांक जो है वो कौन सी दी हुई है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बनकर क्या हो गया? पूरी तरह से तैयार हो गया। जनता ने अपने आप को अंगीकृत, आत्म अर्पित और अधिनियमित कर लिया। मतलब स्वयं ने बनाया, स्वयं ने अंगीकृत किया, स्वयं ने अधिनियमित किया और स्वयं ने आत्म अर्पित किया, ठीक है। तो दिनांक कौन सी है? 26 नवंबर 1949, है ना, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं हम, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक। तो ये तो पहला मामला था कि आखिर संविधान की प्रस्तावना का उपयोग क्या है, ठीक। अब आप इसे अब जो है छोटे लेवल में आप करके देख सकते हैं कि भाई संविधान का उपयोग क्या है। अब एक बार भाई ये प्रश्नों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न आपका यही था, ठीक है, कि भाई हमारी प्रस्तावना का उपयोग क्या है, सामने दिया हुआ है, ठीक। अब आप इसे देख लें, भाई ये है पहला प्रश्न, ठीक है। प्रस्तावना का उपयोग क्या है? तो हमने इसे देखा, शक्ति का स्रोत देखा, भारत की प्रकृति देखी, संविधान का उद्देश्य देखा, दिनांक देखा। अब दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखते हैं कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। ये पहला था, ठीक है। एकदम क्लियर कट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, तभी सारी चीजें अच्छे से चलेंगी, ठीक है। ये संविधान का उद्देश्य था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक। तो इसके लिए देखिए 2 फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहला 1960 में, ठीक है, बेरूबारी वर्सेस भारत सरकार, ठीक है।
1960 का मामला है और इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री पद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और राजेंद्र प्रसाद जो है भारत पाकिस्तान सीमा जो है उससे संबंधित आपका जो है कुछ समझौता करना चाह रहे थे और इसीलिए भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए 143 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से आपका जो है कुछ एडवाइस मांगी, परामर्श मांगा, ठीक है। और उसी परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक, सबसे पहला मामला जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कौन सा मामला था? बेरूबारी वाला, ठीक है। देन ये बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो विवादित आपका जो है फैसला था आपका किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका एक विवाद हुआ या कहा जाए तो एक मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा जिसकी चर्चा हम किसी वीडियो में करेंगे, है ना। भारत का अगर देखा जाए तो सबसे फेमस मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। और आपका थोड़ा सा आपको बता दूं कि केरल सरकार ने थोड़ा सा आपका जो है केशवानंद भारती जो है आपके केरल से जुड़े हुए एक संत थे और उनकी जमीन को हड़प लिया था और इसलिए विवादित चीज आगे बढ़ी थी और वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। हालांकि अभी हमें प्रस्तावना के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो प्रस्तावना के कॉन्टेक्स्ट में देखिए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को पलटा और उन्होंने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। क्या है? संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब बनाया गया? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और जो हिस्सा है उसमें संशोधन हो सकता है। और इसी का जवाब जो है वो संसद ने दिया आपके 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, है ना। संसद ने फैसला दिया या कहा जाए तो अपना आपका जो है व्यू दिखाया और 3 शब्द जोड़ दिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। हमेशा होता क्या है दोस्तों, न्यायपालिका और आपका जो है संसद आपस में लड़ती रहती है, ठीक है। तो आपका जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा किसने? 42वें संविधान संशोधन 1976 ने, क्योंकि आपने इससे पहले बोल दिया है कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और जब भाग है तो उसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक प्रश्न क्लियर हुआ। जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो बिल्कुल है, ठीक। और तीसरा प्रश्न भी एक साथ आपका जो है क्लियर हो गया कि क्या प्रस्तावना जो है में बदलाव हो सकता है, तो बिल्कुल यहां पर लिखा है कि हां बदलाव हो सकता है, ठीक, संशोधन हो सकता है। क्लियर है ना। अब जो चौथा प्रश्न है, वो चौथा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। 4th प्रश्न कि क्या प्रस्तावना में लिखी चीजें न्यायालय लागू कर सकता है, ठीक है। प्रस्तावना में लिखी चीजें क्या न्यायालय लागू कर सकता है ना। तो अब इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मामला वही 1973 वाला आया, है ना, केशवानंद वाला। और उसमें आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर बोला कि प्रस्तावना जो है ना तो किसी की शक्ति का स्रोत है, ठीक है, और ना ही किसी की शक्ति का बाधक। मतलब ना तो किसी को शक्ति देगी और ना किसी की शक्ति रोकेगी, ठीक। ये फैसला कब आया? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक और मामला पहुंचा एसआर बोम्बई, ठीक है, 1994 में। और कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। प्रस्तावना जो है मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक और विवाद पहुंचा
LIC बनाम भारत सरकार 1995, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कह दिया कि मूल ढांचा होते हुए भी न्यायालय प्रस्तावना में लिखी बातों को लागू नहीं कर सकता। ठीक, एकदम क्लियर कट। ठीक है, तो अब एक बार इसे देख लीजिए, पूरा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। 2-3 प्रश्न थे जिनका जवाब हमको देखना था, और वो 2-3 प्रश्न कौन कौन से थे कि भाई क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना आपका जो है क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ना। तो आपका अगर देखा जाए तो भाई सबसे पहला आपका विवाद हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो हमने 1960 में देखा बेरूबारी वर्सेस भारत सरकार में कि भाई आपका जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपका जो है इसमें कहा गया कि नहीं भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। ठीक, फिर 1973 में केशवानंद भारती वाला मामला हुआ, उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संशोधन हो सकता है। तो 2 प्रश्नों के जवाब हो गए कि संविधान का भाग भी है, परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक, और परिवर्तन किया भी संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। फिर प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना में जो चीजें लिखी गई हैं वो क्या न्यायालय लागू कर सकता है। तो 1973 में जो केशवानंद मामला आया था उसमें फैसला दिया गया था कि ना तो किसी की शक्ति का स्रोत है और ना ही किसी की शक्ति का बाधक है, ना तो रोकता है ना देता है। ठीक है, उसके बाद SR मुंबई मामला आया, और उस मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को किसका हिस्सा बता दिया, मूल ढांचे का। ठीक है, और उसके बाद विवाद पहुंचा एक कदम और आगे LIC 1995 में, और आपका सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी न्यायालय प्रस्तावना में लिखी चीजों को लागू नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है ना। तो जितने आपके प्रश्न थे, है ना, हमने उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया। अब जो अंतिम चीज है, और वो अंतिम चीज क्या है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझा है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इसके बाद वाला कार्यक्रम। ठीक, और बाद वाला कार्यक्रम क्या है, वो है भाई अगला प्रश्न, है ना। और वो अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा। ठीक, ये अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे आप यहां से देख सकते हैं। प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा। ठीक, तो सबसे पहले तो नाम ले लेते हैं किसका, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव, है ना। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा। किसने कहा, आपका ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के मामले, या सुप्रीम कोर्ट ने 1960 वाले मामले में अगर देखा जाए तो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि आपकी जो प्रस्तावना है वो संविधान या संविधान सभा के लोगों की दिमाग की कुंजी है। क्या है, संविधान सभा के लोगों की दिमाग की कुंजी, मतलब वो क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या क्या है, वो सब प्रस्तावना से पता चल जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बेरूबारी वाले मामले में। ठीक, उसके बाद KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है, जन्म कुंडली। क्या है, जन्म कुंडली। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान की जन्म कुंडली। इसके बाद आपके अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, ये ब्रिटिश आपके जो है एक राइटर है अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का इंपॉर्टेंट की नोट है। क्या है, की नोट मतलब एकदम महत्वपूर्ण। ठीक है,
उसके बाद एक इस समय के बहुत फेमस वकील थे नानी पालकीवाला, ठीक है, नानी पालकीवाला। इन्होंने बताया कि भाई प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, ठीक है। इसके बाद एक और नाम आ जाता है कृष्ण स्वामी अय्यर, और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये तो कुछ लोग थे जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में ये सारी चीजें कही, ठीक है। अब देखिए, पहला एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसने क्या कहा। ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा प्रस्तावना संविधान सभा के लोगों के दिमाग की कुंजी है। के.एम. मुंशी जो थे उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट की नोट है। नानी पालकीवाला जो उस समय के बहुत बड़े आपके वकील माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। मतलब हमें दीर्घकाल में क्या क्या चीजें प्राप्त करनी है वो आपका कहां लिखा हुआ है, प्रस्तावना में। और यहां से प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रस्तावना से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास मैंने किया था और वो प्रयास सफल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक द डिग्निटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम कब आते हैं वो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।